जो सिस्टम है जहाँ पे फोर्स्ड लर्निंग होता है, फोर्स्ड टीचिंग होता है, नॉट इज गोइंग कम्प्लीटली अगेंस्ट अवर ओन इंटेलिजेंस। और इन ऐसे कई इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद करवा दिया। मुंबई की एक मां ने अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया। भारत में करीबन 15,000 से ज्यादा पढ़े लिखे फाइनेंशियली स्टेबल पेरेंट्स ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। Around 35% of Indian youth were unemployed. भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं। बहुत से आर्टिकल्स और इंटरव्यू से मैंने होम स्कूलिंग पेरेंट्स के इन 4 कॉमन रीजंस को आइडेंटिफाई किया है जो उन्हें मजबूर करते हैं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग जैसे आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए। हॉल का कहना था, रट्टा लगाने पर जोर देने वाली स्कूल की पढ़ाई बच्चों को सिर्फ याद करने वाली मशीन बनाती है। कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट ने समय समय पर स्कूल एजुकेशन की इस रोड लर्निंग कल्चर पर सवाल उठाए हैं। स्कूल द्वारा अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए एक क्लासरूम में 60 से 90 बच्चों तक को बिठाया जाता है। रट्टाफिकेशन को तो फिर भी कुछ हद तक सुधारा जा सकता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोसेस को प्रमोट करके, पर स्टूडेंट जिस चीज को समझ भी रहे हो वो ही आउटडेटेड हो तो। होम स्कूलिंग पेरेंट्स का कहना है स्कूल करिकुलम को टाइमली अपडेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बदलती दुनिया और टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। इंडिया के रिनोन साइंटिस्ट CN राव ने भी माना था कि 90% इंडियन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के करिकुलम आउटडेटेड है। क्लास 8 to 12 के स्टूडेंट्स के करिकुलम करीब 40% आउटडेटेड है। नैनो टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी टॉपिक्स इंडियन स्कूल टेक्स्ट बुक से मिसिंग है। कंटेम्परेरी ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, वाटर स्कैर्सिटी जैसे सीरियस टॉपिक स्कूल करिकुलम के पार्ट ही नहीं है। फिर कैसे हम जॉब मार्केट में तेजी से बढ़ती इन स्किल्स की डिमांड को पूरा कर पाएंगे? फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन रिसोर्स, सोशल और क्लाइमेट सेंसिटिव हो? क्योंकि जिस जगह एक बच्चा अपने दिन के करीब 1/3 समय बिता रहा हो, वहाँ तो इन सब की बात ही नहीं की जा रही। फॉर्मर CBSE चेयरमैन अशोक गांगुली जी का कहना था, बच्चों को स्कूल से ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देना चाहिए, जिसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, सोशल स्किल्स और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जैसे स्किल्स को स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट करना जरूरी है। आज जरूरत है स्टूडेंट्स को स्कूल में कॉग्निटिव नॉलेज के साथ साथ नॉन कॉग्निटिव नॉलेज देने की भी, जिसमें स्कूल की किताबों वाले ज्ञान के साथ साथ जिंदगी के अनुभव वाले ज्ञान को भी देना उतना ही जरूरी है। कॉग्निटिव नॉलेज स्टूडेंट्स को रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जैसे स्किल एक्वायर करने में मदद करता है। कॉग्निटिव नॉलेज बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स को भी बढ़ाता है। वही नॉन कॉग्निटिव नॉलेज स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी सॉफ्ट स्किल सिखाता है, जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतनी ही जरूरी है। आज जरूरत है स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपने करिकुलम में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाने की, जिसमें किसी टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट नॉलेज के थ्रू कंबाइन करके समझाया जाता है, जिससे लर्निंग और ज्यादा मीनिंगफुल और मेमोरेबल बन जाती है। जैसे कि पोल्यूशन टॉपिक पर साइंस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स एयर कंपोनेंट्स और टाइप ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे। सोशल स्टडीज में ये सीखेंगे कि पोल्यूशन का आम आदमी पर क्या असर होता है। आर्ट क्लास में ये पोल्यूशन के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पोस्टर बनाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। यह अप्रोच स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है किसी प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करने में, जिससे एक इनोवेटिव और क्रिएटिव सोल्यूशन निकल सके। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में इसे शामिल किया है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में जहां सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है हर एक फील्ड में, लोगों ने कई अनकन्वेंशनल फील्ड में ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए एक समय जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्क्रैप अंकल के फाउंडर मुकुल छाबरा, जिन्होंने भारत के अनऑर्गेनाइज स्क्रैप कलेक्शन मार्केट को फॉर्मलाइज कर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। भारत के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक अपनी अनोखी कला सैंड आर्ट से देश और विदेश में खूब नाम कमाया। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। सुहानी शाह,
जो एक मेंटलिस्ट, माइंड रीडर, मैजिशियन और यूट्यूबर हैं। अपनी इन्हीं कलाओं से इन्होंने भी नेशनल और इंटरनेशनली अपनी पहचान बनाई और ऐसे कई अनकन्वेंशनल फील्ड में लोगों ने अपनी अपनी पहचान बनाई और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग भी किया। बावजूद इसके आज भी हमारी स्कूल ज्यादा फोकस कन्वेंशनल करियर में लगाती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में लगाती है और बहुत कम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में, क्योंकि स्कूल सिस्टम और पेरेंट्स को आज भी लगता है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा बेहतर करियर ऑप्शन है ही नहीं। जैसे 50 साल पहले होता था, हाँ डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, आज भी वही चल रहा है, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। कब तक चलेगा ये? और ऐसा नहीं है कि जो आज की दुनिया है और आज की जो इकोनॉमी है उसमें ज़रूरी है कि आप कुछ 2-4 रास्तों पर ही चलें तो ही आपका एक अच्छा और फुलफिलिंग करियर हो सकता है। वो बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन उतनी हिम्मत, उतनी आज़ादी और उतनी अवेयरनेस हमारे यूथ में है नहीं। और यूथ को मैं बहुत दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उसका परिवार, उसका परिवेश और उसकी जो पूरी शिक्षा है, जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है, उसको इतनी अवेयरनेस दे ही नहीं रहा है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप यही करो तो ही आप। स्कूल जो बच्चों के संपूर्ण विकास की जगह होनी चाहिए थी, आज वो बहुत हद तक केवल एक एकेडमिक सेंटर बन करके रह गया। इसी क्लासरूम बेस्ड लर्निंग की वजह से जहां प्रैक्टिकल स्किल्स नॉलेज बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते और जैसे तैसे एकेडमिक खत्म करके एक अनस्किल्ड स्टूडेंट्स बन के निकलते हैं जॉब मार्केट में। कई स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से चाइल्ड अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाता है, वो एकेडमिक स्कोर बेहतर कर पाता है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी स्टूडेंट्स के ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में भी काफी मदद करता है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से सीखी गई स्किल्स जैसे कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है बच्चों में, जो उन्हें एकेडमिक में भी बेटर परफॉर्म करने में मदद करता है। बच्चे का फ्यूचर बनाने की होड़ में अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की होप, एम्बिशंस, इंटरेस्ट, हॉबीज को साइडलाइन कर देते हैं, जिसके कारण जो बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलम से लाइफ स्किल सीख सकता था वो नहीं सीख पाता। एक्स्ट्रा करिकुलम को आज भी एक रिक्रिएशन, एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज माना जाता है। इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली को केवल इंजीनियर्स, डॉक्टर ही नहीं, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, राइटर्स भी उतने ही तैयार करने होंगे जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उतना ही इन्फ्लुएंशियल रोल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल इंस्टीट्यूशन में इस विश्वास से भेजते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट उनके बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, पर क्या स्कूल सिस्टम ऐसा कर पाने में कामयाब हो पाया है? क्या आपने कभी सोचा है स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर माना जाता हो, वहाँ बुलिंग, मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटनाएं भी हो सकती है? Two kindergarten girls, one 3 years old and one 4 years old, were raped inside the bathroom of their school. A 7-year-old was murdered in the Ryan International School in Gurgaon. 3 teachers in a latest of a government school in the Krishnagiri district in Tamil Nadu have been arrested for the gang rape of 13-year-old student. अगर शिक्षा के मंदिर में भी ऐसी घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका कारण स्कूल में बच्चों को मॉरल एजुकेशन, सोशल स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी जरूरी शिक्षा का ना मिलना भी है, जो बच्चों में एंटी सोशल बिहेवियर को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आप सोच कर देखिए, एक अपराधी में अपराध करने की प्रवृत्ति कब और क्यों पैदा हुई होगी? अगर बचपन से ही किसी बच्चे को ईमानदारी, सहानुभूति, सम्मान और सहयोग जैसे वैल्यूज नहीं दिए गए हो, अगर बच्चे को अपनी खुद के इमोशंस को जानने और मैनेज करना नहीं सिखाया गया हो, ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के सहारे एक हेट्रेड और वायलेंट बिहेवियर लेकर समाज में उभरते हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस जैसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बजाय सप्रेस करके बच्चे डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, आइसोलेशन और सुसाइड जैसे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। ये वैल्यूज देने की जिम्मेदारी जितने माँ बाप की बनती है, उतना ही हमारे स्कूल जैसे संस्थानों की भी बनती है, जहाँ बच्चा अपना अधिकतर समय बिताता है। इसीलिए स्कूल को जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोग्राम चलाने की, स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल काउंसलिंग सर्विस देने की, ताकि उनके अंदर के इमोशनल ट्रॉमा को और साइकोलॉजिकल इशू को एड्रेस किया जा सके। जरूरत है एक स्ट्रॉन्गर लॉज और एनफोर्समेंट की, ताकि ऐसे क्रिमिनल एक्ट के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को बताया जा सके।
अब आप में से कई व्यूअर्स का एक जेन्युइन सवाल हो सकता है, क्या होम स्कूलिंग किए हुए बच्चों का कोई भविष्य है? भला क्यों कोई पेरेंट्स ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम से अपने बच्चों को दूर रख के उनकी जिंदगी दांव पे लगाएंगे? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो सोशलाइज कैसे हो पाएंगे, आगे जाके हायर एजुकेशन कैसे कर पाएंगे और कैसे एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे? देखिए, करियर तो इन्होंने भी स्कूल की पढ़ाई बिना पूरी किए अपना बनाया है, और ऐसा बनाया है जिसकी वजह से इनका नाम इतिहास में दर्ज हो पाया। देखिए, कोई भी चीज किसी के लिए भी पूरी तरह से कभी इफेक्टिव नहीं हो सकती, इसलिए हमें ये भी समझना होगा कि होम स्कूलिंग किन पेरेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जो पेरेंट्स हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली से अति संतुष्ट हो, जो माँ बाप वर्किंग प्रोफेशनल होने के कारण अपने बच्चों के लिए सिग्निफिकेंट टाइम नहीं कमिट कर पा रहे हो, जो अपने टीचिंग एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो, ऐसे पेरेंट्स के लिए होम स्कूलिंग बिल्कुल नहीं है। टाइम देने के साथ साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों को इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस भी प्रोवाइड करना होता है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को मॉनिटर करना होता है और उनके लिए एक रिच और स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। जो पेरेंट्स ये सब करने में अपने आप को इनकैपेबल मानते हो, उनके लिए नहीं है होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग में पेरेंट्स को सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी खुद की नॉलेज और स्किल्स को भी कंटिन्यूसली बढ़ाना होता है। इसीलिए होम स्कूलिंग में स्कूल की तरह वन साइज फिट फॉर ऑल मेथड नहीं अपनाया जाता। ये उन पेरेंट्स को डिसाइड करना होता है जो होम स्कूलिंग के बारे में समझते हो, उसकी चैलेंजेस को समझते हो, उसके फायदे और नुकसान को जानते हो। लेकिन हमारे ही सोसाइटी में ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे की होम स्कूलिंग करवा कर भी वर्ल्ड और इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में उनका चयन करवाया और हर तरीके से उन्हें सफल और एक अच्छा इंसान बनाया। Researching, I got to know about you know what you did with your children. You did homeschooling of your children. Your elder daughter got into IIT, and subsequently the son also got into IIT with homeschooling. Why did you take this decision? So कभी भी मेरे बच्चे रोते स्कूल नहीं जाना था, वो बेसिक रिक्वायरमेंट था। So I always believe that if a kid can love to see a movie smiling, can eat a chocolate smiling, can play a game smiling, can also study smiling. मैं पहली तक ही स्कूल गई हूँ, पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई। मेरे को लिखना नहीं आता था 13 साल की उम्र तक, और मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी 14 साल की उम्र तक। उसके बाद मैंने खुद ने किताब लाके खुद ने पढ़ना सीखा। ये पेरेंट्स अपने बच्चों की होम स्कूलिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम की कमियों को जानते हैं, जहाँ कॉम्पिटिटिवनेस से ज्यादा कंपटीशन पर ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे किसी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड ना होकर के किसी से आगे बढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते, जो आगे जाके कहीं ना कहीं इंसान को करप्ट बना देता है। The educational system in private institutions is so commercial, it's getting commercialized so much कि आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं कक्षा तक जाते रहते हो रोज एक थैली पीछे लेकर। अब बताइए 10 सालों में से स्कूल में से क्या बन के बाहर निकलते हैं? कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं बनते, बनना है तो कोई और प्राइवेट टीचर को घर के पास लगाना पड़ता है। आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में नहीं बनते हो, तब भी जाके कोई स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करना पड़ता है। आप कोई IIT, एम्स या कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिख पाते हो, तब भी जाके आपको कोचिंग में जाना पड़ता है। तब बन क्या रहे हो 10 सालों में? And I've started understanding that अरे पहले घर में इंसान बनने का तो सिखा देते बच्चों को, अभी रुला के क्या सिखाना है? ABCD, वो तो my eldest daughter learned, she started knowing all the alphabets with numbers from 1 to 100 with all the rhymes by the time she was 11 months. My eldest daughter, whose name is Lopamudra, at the age of just 15, she is the youngest girl child in the country to get into IIT Chennai. Renowned American author Olfin Kohn अपनी किताब Punished by Reward में कहते हैं, कंपटीशन छोड़ के हमें फोकस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट में करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इंट्रिंसिक यानी अंदर से मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करता है, जो हमारी क्रिएटिविटी और ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाता है। पेरेंट्स से मिलने वाली पर्सनलाइज्ड इमोशनल सपोर्ट बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सेल्फ इमेज को बढ़ाने में भी मदद करता है। बचपन में माँ बाप से प्यार और वो इमोशनल सपोर्ट ना मिल पाने का परिणाम हमने हाल ही में हुए महाकुंभ में प्रसिद्ध IIT बाबा के जीवन के उदाहरण से देखने मिलता है। अपने ही पेरेंट्स के लिए इतनी नफरत होने का कारण उन्होंने बचपन में माँ बाप से प्यार, उनका समय ना मिलना और समाज से मान और मर्यादा पाने की लालच में अपनी इच्छाओं को उन पर थोप देने का कारण बताया। बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? उनका प्यार मगर किसी इंसान को कुछ भी लिखा हो पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। अब आप सबका ये भी सवाल होगा, क्या इंडिया में होम स्कूलिंग इलीगल है? क्या पेरेंट्स को ये अधिकार है कि वे अपने बच्चों को स्कूल ना भेजकर घर पर ही पढ़ा सकें? क्या ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ नहीं होगा? इंडिया में अब तक होम स्कूलिंग को कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिली, यानी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है जो होम स्कूलिंग को मान्यता देती हो या उसे रिजेक्ट
करती हो। पर होम स्कूलिंग पेरेंट्स या ऑल्टरनेटिव एजुकेशन स्कूल की चिंता तब बढ़ी जब 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के थ्रू फॉर्मल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21A में। सभी 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के इन उम्र के बच्चों के लिए कंपल्सरी स्कूलिंग कर दी गई पूरे इंडिया में। ये एक कोशिश थी भारत सरकार की उन सभी बच्चों को स्कूल के दायरे में लाने की जो गरीबी के कारण स्कूल से दूर रखे जाते थे और फिर उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता था। ये एक कोशिश भी थी इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ाने की जो 2001 सेंसस के हिसाब से 64.83%। पर इस पूरे एक्ट में ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की कहीं बात नहीं की गई और ऊपर से कंपलसरी स्कूलिंग शब्द को यूज करके होम स्कूलर और ऑल्टरनेटिव स्कूल एंटिटीज के अंदर ये डाउट पैदा कर दिया गया कि कहीं ये एक्ट ऑल्टरनेटिव स्कूल्स को इलीगल तो नहीं कह रहा। होम स्कूलिंग पेरेंट्स को लगने लगा राइट टू एजुकेशन एक्ट उनके अपने बच्चों के लिए फ्रीडम टू चूज द मोड ऑफ एजुकेशन का उल्लंघन कर रहा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अपने आर्टिकल 26 में भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए मोड ऑफ एजुकेशन चूज करने का पहला अधिकार देता है जिसका इंडिया सिग्नेटरी है। इसीलिए 2009 में होम स्कूलर द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के सामने PIL फाइल की गई और कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगी इस इशू पर हाईकोर्ट ने पिटिशनर को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगने को कह दिया। इसके रिस्पांस में तब के HRD मिनिस्टर मिस्टर कपिल सिब्बल ने एफिडेविट फाइल करके ये क्लैरिफाई कर दिया कि होम स्कूलिंग बिल्कुल इलीगल नहीं है और राइट टू एजुकेशन एक्ट बिल्कुल इसके आड़े नहीं आता। उन्होंने कहा बच्चों को स्कूल एजुकेशन सिस्टम में लाने का कंपल्शन स्टेट पर है, पेरेंट्स पर नहीं। ये पेरेंट्स की चॉइस है उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं, पर उन्हें अपने घर पर जरूर पड़ा है। इसीलिए ऑन पेपर तो नहीं पर होम स्कूलिंग प्रैक्टिस इंडिया में लीगल मानी जाती है। बल्कि महाराष्ट्र सरकार के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर विनोद तावड़े जी ने तो ऑल्टरनेटिव स्कूल को बेनिफिट देने के लिए 2019 में महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडल या ओपन SSC बोर्ड प्लेटफॉर्म को अवेलेबल करवाया उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्मल स्कूल से बाहर रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए। महाराष्ट्र बोर्ड अपने फॉर्म नंबर 70 से उन सभी प्राइवेट कैंडिडेट को बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने की इजाजत देता है जिनकी रेगुलर स्कूलिंग नहीं हुई। इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा ऑफर की गई इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के थ्रू होम स्कूलर अपने हायर एजुकेशन के लिए बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं। मॉडर्न होम स्कूलिंग इंडिया में रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है लेकिन कई इंटरनेशनल कंट्रीज में ये एक स्टैब्लिश और लीगल स्कूलिंग प्रैक्टिस है। वहीं कुछ कंट्रीज में होम स्कूलिंग को पूरी तरह से इलीगल या बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ किया जाता है। और इस वीडियो के आखिर में मैं अपने सभी व्यूअर्स से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह से रेगुलर स्कूल सिस्टम के खिलाफ नहीं है बल्कि एक कोशिश है ऑल्टरनेटिव स्कूल ऑप्शन के बारे में अवेयर करने की ताकि एजुकेशन और एजुकेट करने के और भी तरीके पता चल सके पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए। ये एक कोशिश है करंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम की कमियों को बताने की ताकि हम मिलकर फ्यूचर में एक बेहतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकें। अगर इस वीडियो के थ्रू किसी भी तरीके से मैं आपको कुछ वैल्यू देने में सफल हो पाया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और होम स्कूलिंग को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे एक नए क्रिएटर को बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाने में। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।